हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 16 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफी? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डेमोग्राफी का मतलब समझाना है। इसमें डेफिनेशन देनी है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। साथ ही पॉपुलेशन के मेन एस्पेक्ट्स जैसे साइज, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन को ब्रीफली डिस्कस करना है। डेमोग्राफी की सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस भी बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोग्राफी का मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी, इसका साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम के साथ होने वाले चेंजेस जैसे जन्म, बर्थ्स, मृत्यु, डेथ्स, माइग्रेशन और एजिंग। ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशल प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है। डेमोग्राफी शब्द सबसे पहले एशील गिलार्ड ने 1855 में यूज किया था। इसका स्टडी करने से हमें अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल इश्यूज समझने में मदद मिलती है। मेन बॉडी। 1. डेमोग्राफी का मीनिंग और स्कोप। डेफिनेशन। डेमोग्राफी ग्रीक शब्दों डेमोस, लोग, और ग्राफी, लिखना या स्टडी, से बना है। ये एक साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल स्टडी है जो पॉपुलेशन का साइज, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। स्कोप। पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ रेट स्टडी करता है। एज, सेक्स, लिटरेसी, मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन के डाटा का एनालिसिस करता है। फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन के थ्रू पॉपुलेशन चेंजेस को समझता है। पॉपुलेशन पॉलिसीज और प्रोजेक्शंस बनाता है फ्यूचर के लिए। 2. डेमोग्राफी की इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी। सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है। पॉलिसी मेकर्स और प्लानर्स के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और हेल्थ इश्यूज के सॉल्यूशंस प्लान करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव्स। पॉपुलेशन ट्रेंड्स को एनालाइज करना और फ्यूचर चेंजेस प्रिडिक्ट करना। कॉजेज और इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज समझना। रिसोर्सेज और वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए प्लानिंग सपोर्ट करना। 3. डेमोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स। फर्टिलिटी, बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट और फैक्टर्स जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल नॉर्म्स। मोर्टेलिटी, डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ रिलेटेड कॉजेज को स्टडी करता है। माइग्रेशन, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न्स और उनके इफेक्ट्स जैसे अर्बनाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर, वर्किंग एज और डिपेंडेंट ग्रुप्स के रेशियो। सेक्स रेशियो, मेल फीमेल बैलेंस और उसके सोशल इफेक्ट्स। लिटरेसी और ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस। 4. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेमोग्राफी का यूज। प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग। इंडिया में सेंसस और सर्वेस के थ्रू डेमोग्राफिक डाटा मिलता है जो रिसोर्स एलोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने में मदद करता है। केस एग्जाम्पल, इंडिया का यूथ पॉपुलेशन एक डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का चांस देता है अगर सही तरह मैनेज किया जाए। साथ ही ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ डिस्पैरिटीज भी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। 5. डेमोग्राफिक स्टडीज के चैलेंजेस। डेटा प्रॉब्लम्स, हर जगह एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता। कल्चरल इश्यूज, कुछ कम्युनिटीज इंफॉर्मेशन शेयर करने से हिचकिचाती है। डायनामिक नेचर, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली चेंज होती है इसलिए अपडेट्स जरूरी है। कंक्लूजन, डेमोग्राफी सोसाइटी को समझने का एक पावरफुल टूल है। इससे हम सोशल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। पॉलिसी डिसीजंस और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इंडियन सोसाइटी के लिए यूथ पॉपुलेशन का पोटेंशियल यूज करना और चैलेंजेस को एड्रेस करना डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. What is internal migration? Question explanation. यह क्वेश्चन आपसे इंटरनल माइग्रेशन का मतलब पूछ रहा है। इसमें हमें बताना है कि इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है,
उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्यों होता है और इसका इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल्स के साथ समझाना होगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइग्रेशन मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये दो तरह का होता है, इंटरनल देश के अंदर और इंटरनेशनल दूसरे देश में। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर जाना, लेकिन देश के अंदर ही रहना। इंडिया जैसे देश में ये बहुत कॉमन है, खासकर जॉब, एजुकेशन या मैरिज के लिए। इसके रीजन्स और इम्पैक्ट समझना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। डेफिनेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है देश के अंदर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, बिना इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किए। टाइप्स। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव से शहर जाके जॉब, एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए मूव करना। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, शहर से गांव जाना, अक्सर रिटायरमेंट या अर्बन स्ट्रेस की वजह से। रूरल टू रूरल माइग्रेशन, गांव से गांव जाना, ज्यादातर फार्मिंग या मैरिज के लिए। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, शहर से शहर जाना, जॉब या बेटर फैसिलिटीज के लिए। 2. इंटरनल माइग्रेशन के कॉजेस। इकोनॉमिक फैक्टर्स, शहरों में जॉब और इंडस्ट्री की वजह से गांव के लोग अट्रैक्ट होते हैं। सीजनल काम जैसे खेती के टाइम पर टेम्पररी माइग्रेशन होता है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, शादी सबसे बड़ा रीजन है, खासकर वीमेन के लिए। एजुकेशन और बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी लोग शिफ्ट करते हैं। पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर्स लोगों को शिफ्ट करने पर मजबूर करते हैं। डैम्स या हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिलोकेशन होती है। 3. पैटर्न्स और ट्रेंड्स इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ज्यादा है। बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर अट्रैक्ट करते हैं रूरल पॉपुलेशन को। सीजनल और सर्कुलर माइग्रेशन, कंस्ट्रक्शन या फार्मिंग के लिए टेम्पररी माइग्रेशन कॉमन है। जेंडर्ड पैटर्न्स, विमेन मोस्टली मैरिज के लिए माइग्रेट करती है, मेन जॉब के लिए। डेटा। सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 450 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स जो एक बड़ा वर्कफोर्स है। 4. इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, इकोनॉमी ग्रो करती है क्योंकि लेबर मोबिलिटी बढ़ता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अर्बन एरियाज में क्राउडिंग और स्लम्स बढ़ने लगते हैं। रूरल वर्कफोर्स कम हो जाता है, एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ता है। कल्चरल एडजस्टमेंट इश्यूज भी होती है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, स्किल डेवलपमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं ताकि माइग्रेशन प्रेशर कम हो। कंक्लूजन। इंटरनल माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सोसाइटी और इकोनॉमी को शेप करता है। इसके रीजन्स अलग अलग होते हैं जैसे जॉब्स, एजुकेशन और शादी, और इसका इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। सही पॉलिसीज और प्लानिंग से माइग्रेंट्स के चैलेंजेस को कम किया जा सकता है। ये समझना देश की ग्रोथ और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. What do you understand by the term ecosystem? Question explanation. यह क्वेश्चन इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। आपको इकोसिस्टम का मतलब बताना है, उसके कंपोनेंट्स समझाना है और कैसे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, यह एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स और टाइप्स देने से आंसर स्ट्रॉन्ग बनेगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोसिस्टम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के स्टडी में उस होता है। इसका मतलब है एक सिस्टम जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में और अपने एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह टर्म पहली बार A.G. टैंसली ने 1935 में दिया था। इकोसिस्टम्स छोटे भी हो सकते हैं जैसे एक पॉन्ड, या बड़े भी हो सकते हैं जैसे फॉरेस्ट या पूरा प्लैनेट। इकोसिस्टम को समझना जरूरी है क्योंकि ये बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहां बायोटिक, लिविंग, और एबायोटिक, नॉन लिविंग चीजें मिलकर काम करती है। बायोटिक कंपोनेंट्स: producers, plants, consumers, animals, decomposers, bacteria, fungi. Abiotic components: sunlight, water, soil, temperature, nutrients जैसे factors. Example: pond ecosystem में algae और plants producers होते हैं, fish और insects consumers, और bacteria decomposers.
2. Types of ecosystems. Terrestrial ecosystems. Forest, grasslands, desert, tundra etc. Aquatic ecosystems. Freshwater, rivers, lakes, or marine, oceans, seas. Artificial ecosystems. Humans द्वारा बनाए गए systems जैसे gardens, farms, aquariums. हर इकोसिस्टम अलग होता है और अपने जियोग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से फंक्शन करता है। 3. फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स। एनर्जी फ्लो। प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करके फूड चेन बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स सर्कुलेट होते हैं और सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रेडेटर्स प्रे को कंट्रोल करते हैं, प्लांट्स सॉइल को स्टेबल रखते हैं, डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करते हैं। ह्यूमन सर्विसेज। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, रॉ मटेरियल्स और क्लाइमेट रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स कार्बन अब्सॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हैं। 4. इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स टू इकोसिस्टम्स। इंपॉर्टेंस। इकोसिस्टम्स लाइफ को सपोर्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं और इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू देते हैं। थ्रेट्स। अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, रिसोर्सेस का ओवरयूज, क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं। कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल यूज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और एनवायरमेंटल लॉज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, चिपको मूवमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन और लोकल इकोसिस्टम्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। कंक्लूजन, इकोसिस्टम एक डायनामिक सिस्टम है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट एक साथ मिलकर बैलेंस बनाते हैं। एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बिना सर्वाइवल मुश्किल है। इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि फ्यूचर जनरेशन सेफ रह सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।